हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु। माय नेम इज विशाल और आ गया हूँ रखने आप सभी का ख्याल, लेकिन किसका? फिजिक्स का। तो बच्चों, आप सभी के 1 घंटे वाली सीरीज में ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग करने वाले हैं 1 घंटे में कंप्लीट रिवीजन और बहुत ही सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल कवर करेंगे, चिंता मत करो। और इस सेशन में हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप सभी को पता है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक नई सीरीज चला रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, जिसमें कि हम लोग एक चैप्टर खत्म करते हैं, उसके बाद उसके कम से कम 20 क्वेश्चन तो डिस्कस करते हैं 1.5 घंटे में। तो उसी सीरीज में ये अगला चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर के बाद हम लोग इसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखना और मजा जरूर आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी का प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है बच्चों वेव ऑप्टिक्स। शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। सो आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT मंडी एंड आई हैव अवॉर्डेड द इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल अवार्ड ऑल्सो, एंड आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ JEE एंड नीट फील्ड फ्रॉम लास्ट 2 years। सो दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात शुरू होती है यार कि वेव ऑप्टिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो यार वेव ऑप्टिक्स इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि देर आर सम फेनोमेना विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को यूज करके आप कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि एक क्वेश्चन रखा है आपके स्क्रीन पे बच्चों की, डज लाइट ऑलवेज एग्जिबिट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर पाथ पे यानी कि सीधे पाथ में मोशन करता है? क्या ऐसा होता है? चलिए कुछ देख लेते हैं हम लोग, कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो देखो बच्चों, अपने पास एक लैंप रखा है और हमारे पास इस लैंप को जला दिया, इसके रास्ते में हमने एक गोला सा ऑब्जेक्ट रख दिया, राइट। तो आपको क्या लगता है इस स्क्रीन पे कैसा इमेज बनना चाहिए? बताइए जरा, इस स्क्रीन पे कैसा बनना चाहिए? तो आप सभी को लग रहा होगा बच्चों की स्क्रीन पे कुछ इस टाइप के इमेज बनना चाहिए। यहाँ तक डार्क रहना चाहिए था, इधर उधर हल्का हल्का थोड़ी सी लाइट दिखनी चाहिए थी, राइट। ऐसा आप सभी को लगता है। दिस इज योर एक्सपेक्टेशन। ये क्या है बच्चों? एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन है जो कि आपने रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट से अभी तक पढ़ा था। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है? वास्तविकता में कुछ इस टाइप के ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है बच्चों। अपने को कुछ सर्कुलर फ्रिंजेस देखने को मिलती है, बीच में डार्क, फिर ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, यानी कि थोड़ा सा अजीब टाइप की फेनोमेना यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसको आप लोग रे ऑप्टिक्स का यूज करके आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ये घटना होती है बच्चों ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट के बेंडिंग की वजह से होती है, इसलिए हम लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है बच्चों वेव ऑप्टिक्स। उसी तरीके से अपने पास एक दूसरा ऑब्जर्वेशन है, जरा देखिए। हमारे पास है क्या बच्चों, एक इधर से लाइट सोर्सेस आ रही है, बीच में हमने बना रखा है बच्चों होल। तो आपको क्या लगता है इस स्क्रीन पे कैसा इमेज बनना चाहिए था? तो दिस इज योर एक्सपेक्टेशन कि भाई साहब यहाँ पे ये जितना अमाउंट में लाइट आ रहा है उतना अमाउंट में ऐसा यहाँ पे स्पॉट बनना चाहिए था, राइट। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि एक्चुअली में अपने को इस टाइप से सर्कुलर बहुत सारे फ्रिंजेस देखने को मिल गई, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अजीब टाइप का फेनोमेना देखने को मिल गया, समझिए कि नहीं समझे, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बच्चों विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ते हैं। समझे कि नहीं समझे भाई, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल से, जिन्होंने समझाया कि आखिर में लाइट क्यों मुड़ती है ना। और लाइट कि मतलब कि जो घटनाएं हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस होती है, डिफ्रैक्शन होती है, पोलराइजेशन होती है, इन सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है? तो इन सारी घटनाओं को बच्चों एक्सप्लेन किया जाता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइगेंस ने बोला कि लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। लाइट क्या है बच्चों? वेव है जो कि मुड़ सकती है, बेंड हो सकती है, और इस कॉन्सेप्ट को दिया था हाइगेंस ने। तो हाइगेंस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले बच्चों हम लोग को समझना पड़ेगा क्या कि अपने को यार क्या होता है। हाइगेंस प्रिंसिपल ने समझाया था एक टर्म का यूज करके जिसका नाम है बच्चों वेव फ्रंट, राइट। तो हाइगेंस ने क्या बोला यार कि हाइगेंस ने एक्सप्लेन कर दिया बेंडिंग ऑफ लाइट की, जो कि आपको दिख रहा है ये लाइट कहीं ना कहीं इस तरीके से बेंड हुई होगी, है ना, तभी जाकर के यहाँ पे डार्क बना होगा, फिर यहाँ पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, राइट। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को किसने दिया भैया? तो वो समझाया जा सकता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट से। और वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था? हमारा क्रिस्टियन हाइगेंस ने दिया था। और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बच्चों वेव फ्रंट। जब तक वेव फ्रंट नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात ये है बच्चों की हाइगेंस ने चलो बोल तो दिया यार कि ठीक है भाई, लाइट जो है, लाइट किस तरीके से काम करता है? वेव की तरह काम करता है ना, रे की तरह काम नहीं करता है। तो वेव की तरह अगर काम कर रहा है लाइट, तो यार लाइट की जो प्रॉपर्टी और सी है, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है ना, क्या ये सारी चीज़ों को तुम प्रूव कर सकते हो?
तो यस, हाइगेंस ने इन सारी चीज़ों को प्रूव कर दिया था और वो बोर्ड के लिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके प्रूव करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, ठीक है। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया जा सकता है हाइगेंस के प्रिंसिपल से, इसलिए हाइगेंस ने जो प्रिंसिपल दिया दैट वाज वैलिड। वो क्या था बच्चों, वैलिड था, क्योंकि वो जस्टिफाई कर देता है। तो चलिए यार, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेव फ्रंट की क्या होता है। तो वेव फ्रंट देखो बच्चों, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक तालाब है, तालाब में हमने डाल दिया पत्थर, ड्रॉप कर दिया, राइट। तो आप सभी को पता है कि इस तरीके से वेव्स बनते दिखते हैं, सर्कुलर वेव दिखते कि नहीं दिखते, राइट। तो क्या होता है वेव फ्रंट, क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन याद कर लेना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट द गिवन स्टेट। मतलब कि एक सारे के सारे पार्टिकल जो एक साथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल पे जितने भी पार्टिकल हैं बच्चों, वो एक साथ ऊपर नीचे करेंगे। सिमिलरली ये दूसरे वाले पे जो पार्टिकल है वो एक साथ ऊपर नीचे करेंगे। तो ये सारे इन सारे पार्टिकल को मिलाने वाला जो रास्ता है, जो पाथ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं, क्योंकि दिस इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये लोकस है सारे पॉइंट्सों का, जहां पे जो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक ही फेज में अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे। ऑल पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर सर्कुलर वेव फ्रंट विल ऑसिलेट विद द सेम फेज, ठीक है। एक सर्कल पे जो भी तुम्हारे पार्टिकल्स है वो एक साथ ऊपर नीचे करेंगे, सेम फेज में करेंगे। और इन 3D फॉर अ पॉइंट सोर्स द वेव फ्रंट स्फेरिकली सिमेट्रिक, है ना। और 3D के लिए अभी हम लोग दिखाते हैं। 3D के लिए देखो जरा, 3D के लिए अगर बात कर लिया जाए, जैसे कि एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है, जैसे मान लो एक छोटा सा हमने यहाँ पे बल्ब जला दिया। अब इस बल्ब से चारों डायरेक्शन में, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, चारों डायरेक्शन में हर जगह तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा लाइट, है ना। तो सारे के सारे डायरेक्शन में लाइट मिलेगा। तुम क्या कर दो कि एक स्फीयर बना दो, तो स्फीयर पे जो भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट एक ही जितने मतलब इक्वल डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होंगे, इससे इक्वल डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट बच्चों सेम फेज में होंगे। और उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे, है ना। और जो वेव है उसका जो ट्रैवल करने का जो डायरेक्शन होगा, जो वेव जो ट्रैवल करेगी, वो वेव के ट्रैवल करने का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट एट एनी गिवन पॉइंट, है ना। ये देखो सर्कुलर वेव फ्रंट है, और ये जो वेव प्रोपोगेट कर रहा है किधर, आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे, ये देखो ये वेव आगे की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। पानी में पत्थर डालना तो क्या होगा, ये रिपल मार्क्स आगे बढ़ते कि नहीं बढ़ते, बढ़ते आगे, है ना। तो ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये मोशन किधर कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो वेव पार्टिकल का जो मोशन या फिर जो वेव फ्रंट हो, क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है टू द मोशन ऑफ वेव, है ना। वेव आगे बढ़ रहा है और ये वेव फ्रंट क्या है बच्चों, उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात कर लेते हैं फटाफट हम लोग। तो सबसे पहला बात करते हैं यार स्फेरिकल वेव फ्रंट की। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ इस टाइप का होता है। वेव फ्रंट इज ऑब्जर्व्ड फॉर अ पॉइंट सोर्स। तो ऐसा वेव फ्रंट, है ना, ऐसा वेव फ्रंट जो कि पॉइंट सोर्स की वजह से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। और इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की अगर बात किया जाए, लाइट किधर प्रोपोगेट कर रहा है, तो ये जो येलो एरो मार्क दिख रहा है वो क्या बता रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को बता रहा है। तो रेडियली आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट एट एनी गिवन पॉइंट। तो जो वेव का जो प्रोपोगेशन होगा भैया, है ना, वो जो वेव का प्रोपोगेशन होगा वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली होगा, है ना। इस तरीके से देखो तुम्हारा, इस तरीके से तुम्हारा वेव फ्रंट है, इस तरीके से तुम्हारा वेव फ्रंट बढ़ रहा है, और इस तरीके से तुम्हारी लाइट आगे की ओर मूव कर रही है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है भाई, समझ गए। तो ये क्या है, जो गोला गोला दिख रहा है, ये सब क्या है हमारा, ये हमारे वेव फ्रंट से। चले अगला बात करते हैं हम लोग प्लेनर वेव फ्रंट की। स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात कर लिया हमने, किसकी बात करेंगे, प्लेनर वेव फ्रंट की। तो प्लेनर वेव फ्रंट कब बनता है बच्चों, जब हमारा सोर्स बहुत दूर होता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी और सन की, है तो सन जो है हमारे लिए बहुत दूरी है, तो बहुत दूर से जो आने वाला लाइट होता है बच्चों, उसको वो लाइट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वो लाइट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, जो कि आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा भी है, राइट। तो क्या होता है, जब बहुत दूरी से जब लाइट आती है तो लाइट्स क्या होते हैं बच्चों, वो पैरेलल होते हैं। तो उनको मिला उन सभी को मिला करके जो वेव फ्रंट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेनर वेव फ्रंट बोलते हैं, राइट। तो देखो अभी ये देखो, ये जो तुम्हारा ये जो एरो मार्क्स दिख रहे हैं ये सारे, ये क्या है बच्चों, पैरेलल है ना। तो इसी तरीके से तुम्हारे अंदर भी होंगे, जैसे ये प्लेन है, जैसे ये प्लेन तुम्हारा बन गया, है ना। तो इस प्लेन पे तुम्हारा बहुत सारे जितने भी देखो बहुत सारे रे आ रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जो रे आ रहे होंगे भाई,
है ना, ये सारे के सारे रे क्या रहे होंगे, सारे के सारे रे पैरेलल रहे होंगे, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, प्लेनर वेव फ्रंट। तो पैरेलल लाइंस के लिए जो वेव फ्रंट बनता है वो क्या बनता है बच्चों, प्लेनर वेव फ्रंट बनता है। तो वेव फ्रंट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द सोर्स इज एट इंफिनिटी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लाइट जो प्रोपोगेट कर रहा है, लाइट का जो प्रोपोगेशन हो रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगला है अपने पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है भाई, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब आता है, जब अपने पास लाइन सोर्स होता है, जैसे ट्यूबलाइट, क्या है बच्चों, ट्यूबलाइट, है ना। तो ट्यूबलाइट की वजह से क्या होगा, हर एक पॉइंट तुम देखोगे तो हर एक पॉइंट एक तरीके से पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, और सारे पॉइंट सोर्स को एक ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ दोगे तो एक तरीके से क्या बन जाएगा, तुम्हारा सिलेंड्रिकल शेप बनता जाएगा ये पूरा, ठीक है। जैसे एक पॉइंट सोर्स है, मान लो इसका गोला बन गया, है ना। इस तरीके से अपने पास बहुत सारे पॉइंट सोर्स है, तो सबको लगातार नीचे मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, पूरा जोड़ दो, एक तरीके से सिलेंडर अपना मिल जाएगा। क्लियर है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनता है, जब अपने पास क्या हो बच्चों, लाइन सोर्स हो, है ना। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज ऑब्जर्व्ड फॉर अ लाइन सोर्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसका भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होगा, तो रेडियली आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट एट एनी गिवन पॉइंट। तो चाहे कोई भी वेव फ्रंट हो यार, चाहे कोई भी वेव फ्रंट हो, जो लाइट का जो प्रोपगेशन होगा वो हमेशा वेव फ्रंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। चले, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट की अगर बात कर लिया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो यार कहता क्या है कि टाइम टेकन बाय ईच रे टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू नेक्स्ट वेव फ्रंट इन एनी मीडियम रिमेन्स द सेम। ठीक है, एक वेव फ्रंट से, जैसे कि ये हो गया, इसके अंदर एक और वेव फ्रंट रहा होगा, जैसे मान लो ये, ठीक है, एक अंदर एक और वेव फ्रंट रहा होगा, भाई बहुत सारे वेव फ्रंट रहे होंगे ना, है ना, अलग अलग डिस्टेंस पे। ये मान लो R1 डिस्टेंस पे हो गया, ये बड़ा वाला हो गया R2 डिस्टेंस पे, है ना। तो इससे यहाँ पे जाने में, चाहे इससे यहाँ पे जाने में, चाहे इससे यहाँ पे जाने में, चाहे इससे यहाँ पे जाने में, हर एक किसी भी पॉइंट को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कांस्टेंट, है ना। वो टाइम क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मीडियम में जो लाइट की स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी बच्चों v होगी, है ना। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, c होती है। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग निकाल सकते हैं, n = c/v निकाल सकते हैं। क्लियर है। और जब मीडियम चेंज होता है तो n1/n2 = v2/v1 कर सकते हो आप सभी लोग। क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, n1/n2 = v2/v1, है ना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। Hence the distance covered by the light in a given time interval also changes, right। तो जैसे मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होने के बाद क्या होगा, स्पीड चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा तो एक दिए गए टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो याद रखना, वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी, सबसे पहले तुमको हमने 3 टाइप को वेव फ्रंट पढ़ा दिया। वेव फ्रंट में अभी और आगे प्रॉपर्टी देखो क्या काम का है अपना। अगला प्रॉपर्टी जो कि बहुत काम का है, देखो यार, तो देखो होता क्या है कि क्या कहता है, इसका जो अगला काम का चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है, जिससे कि तुम हाइगेंस से एक्सप्लेन कर दिया था पूरा बेंडिंग ऑफ लाइट की, है ना। वो है बच्चों क्या, कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स कॉल्ड सेकेंडरी वेव सोर्स एंड जनरेट सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, समझना ध्यान से। अपने पास ये सबसे शुरुआत वाला लाइट सोर्स है, सबसे शुरुआत वाला लाइट सोर्स है, ठीक है। इससे क्या निकल रहा है, लाइट्स निकल रहे होंगे हर एक डायरेक्शन में, लाइट्स निकल रहे होंगे हर एक डायरेक्शन में, राइट। तो सारे पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में है, सारे पार्टिकल जो कि सेम फेज में, उसको मिला दिया तो अपने पास एक मिल गया जिसका नाम क्या है बच्चों, प्राइमरी वेव फ्रंट। इसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे, इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स एक तरीके से नए सोर्स की तरह काम करते हैं। तो फिर से यहाँ से हम लोग मानते हैं कि फिर से यहाँ से लाइट्स निकलते हैं बच्चों, फिर से यहाँ से क्या निकलेगा, लाइट्स निकलेगा, है ना। और फिर से सेम घटना, फिर से क्या करोगे, फिर से इनको मिलाने वाले लाइट, फिर से इसको मिलाने वाला लाइट, फिर से इसको मिलाने वाला लाइट। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, सब समझे, समझ रहे हो बात को, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बात। देखो भाई ये देखो, ये पहला प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया। अब इस पहले वाले वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल्स एक तरीके से एक नया सोर्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक नया सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। और फिर इनसे क्या निकालोगे, फिर से एक नया सोर्स, नया लाइट्स निकालोगे,
राइट। तो नया नया लाइट्स निकालते जाओ और इनका वेव फ्रंट बनाते जाओ। तो इनके वेव फ्रंट्स को मिलाने वाला एक फिर से टेंजेंट लाइन जब खींचोगे तो एक तरीके से तुमको फिर दूसरा सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राप्त हो जाएगा। फिर इस सेकेंडरी वेव फ्रंट पे जो दूसरा पॉइंट होगा, है ना, जो अलग पॉइंट होगा, फिर तरीके से एक तरीके सोर्स की तरह काम करेंगे। फिर उस तरीके से तुम समझ सकते हो कि किस तरीके से लाइट बेंड हो रहा है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि अब लाइट देखो, तुमको तुम्हारे हिसाब से लाइट तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब देखो लाइट कैसे जा रही है। अब देखो जरा लाइट, अब देखो लाइट यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है कि नहीं जा रही है, बोलो, है ना। तो तुम्हारे हिसाब से लाइट तो ऐसे चलना चाहिए था, राइट, रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट से। लेकिन यहाँ के कॉन्सेप्ट से लाइट अब फिर से इस सारे डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरीके से जो है लाइट के बेंडिंग को एक्सप्लेन किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि लाइट अब यहाँ से तुम्हारे हिसाब से लाइट तो ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट क्या जा रही है, हर एक डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात को? तो इन्होंने क्या बोला कि भैया हाँ, कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट में जो भी पॉइंट है एक तरीके से सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह, सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह काम करते हैं। द कॉमन टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेवलेट्स, ये सब जो है, ये सब सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। इन सभी का जो कॉमन टेंजेंट है ना, उनको हम लोग कहते हैं बच्चों सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। और इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और आगे के डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो इंटेंसिटी तुमको बढ़ते हुए मिलता जाएगा, और पीछे इंटेंसिटी जीरो होता है, पीछे इंटेंसिटी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, कैसे हाइगेंस प्रिंसिपल से इसको प्रूव किया जाता है। क्योंकि हाइगेंस प्रिंसिपल जब तक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव नहीं कर पाता तब तक इस थ्योरी को हम लोग वैलिड नहीं मानते। क्योंकि यही दो ऐसे नियम है जिनको प्रूव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी से तो प्रूव होता है कि लाइट क्या, मतलब कि लाइट का जो बेसिक नेचर है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, है ना, वो प्रूव करना जरूरी है, तभी तुम्हारा थ्योरी सक्सेसफुल हो पाता भाई, ठीक है। तो देखो यार कैसे इन्होंने प्रूव किया, तो तुमको तुम समझा देते हैं, ध्यान समझना है, इस फोटो को ध्यान समझ लो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो समझना ध्यान से, और बोर्ड के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले देखो तुमको फिगर बना ही देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो कि ये है अपने पास क्या, अपने पास है एक सरफेस जहाँ पे लाइट आके टकराएगी। तो क्या बोला हाइगेंस ने बोला कि भैया अपने पास बहुत सारे लाइट्स आ रहे होंगे, राइट। तो देखो क्या है, अब रे की बात नहीं की थी, है ना, हाइगेंस ने रे की बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं से एक बात बताओ, कहीं से मान लो किसी भी सोर्स से लाइट्स आ रही होंगी, तो क्या एक लाइट आती है? नहीं आती है, बहुत सारे लाइट्स आती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये पहली लाइट और ये दूसरी, देखो ये मान लो सरफेस हो गया, ये अपने पास हो गया भाई पहला लाइट, और ये हो गया अपना मान लो दूसरा लाइट, ठीक है। इनके बीच में मतलब ये पहला लाइट है, ये लास्ट लाइट है, पहला रे है और लास्ट रे है, इनके बीच में बहुत सारे रे आ रहे होंगे, राइट। ये मतलब पहला है और लास्ट है। चलिए अब एक बात बताओ ध्यान से, एक बात ध्यान समझना, ठीक है। ये मान लो कि पहला वेव है, मतलब पहला लाइट रे है, दूसरा लाइट रे है। तो जब ये लाइट रे यहाँ पे पहुँचेगा, जब ये लाइट रे यहाँ पे पहुँचेगा, क्या सेम पॉइंट पे ये यहाँ पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो भैया ये कहाँ पे रहेगा? तो इसको मैंने सीधे मिला दिया। तो ये देखो, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तब ये वाला रे कहाँ से कहाँ पहुँचा होगा? सर यहाँ से यहाँ ही पहुँचा होगा, नहीं समझे? ठीक है, चलो अब मैंने इस पॉइंट पे खींच दिया एक नॉर्मल, और इस पॉइंट पे भी मैंने खींच दिया क्या? नॉर्मल खींच दिया, ठीक है। तो हाइगेंस ने किसका बात किया था? हाइगेंस ने वेव फ्रंट की बात की थी, राइट। तो देखो अब इस लाइट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगेगा, इस लाइट को यहाँ से यहाँ जितना पहुँचने में टाइम लगेगा भाई, उतने ही टाइम में ये तुमको लगता नहीं कि ये रिफ्लेक्ट हो करके, ये जो है ये वाला लाइट जो है बच्चों रिफ्लेक्ट हो करके, ये रिफ्लेक्ट हो करके ऐसे चला जाएगा? बोलो भाई, बोलो, क्या सही बात है? क्या सही बात है सर, है ना। तो जितना इस मान लो कि टाइम लगा टी इसको, तो जितना टाइम टी में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, उतना सेम टू सेम डिस्टेंस इसने कवर किया होगा किधर? इधर। तो एक ले लो तुम्हारा कंपास, ये डिस्टेंस मेजर कर लो, ठीक है, इसको मेजर कर लो, और सेम डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे आर्क से कट कर दो। क्या कर दो? कट करा दो, ठीक है, क्लियर है। अब जब यहाँ से ये टकराई होगी तो यहाँ से फिर से ये रिफ्लेक्ट होकर इधर गई होगी, बोलो गई होगी कि नहीं गई होगी? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो देखो जरा, तो ये भी रिफ्लेक्टेड वाला है, ये भी रिफ्लेक्टेड वाला है। तो देखो यार, जब ये यहाँ पे होगा तब वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो दोनों अभी ऐसे दोनों पॉइंट जो कि सेम फेज में उनको मिला दिया जाए, तो तुमको लगता नहीं है कि ये वाला जो लाइन होगा भैया, ये वाला लाइन तुमको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को बताएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को,
ठीक है, क्योंकि वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट होता है ऐसे सारे पॉइंट का क्या, ऐसे सारे पॉइंट का लोकस जो कि सेम फेज में होंगे। तो भैया ये जिस उस टाइम पे जहाँ पे ये था उसी टाइम पे ये यहाँ पहुँच गया, मतलब सेम टाइम पे ये दोनों यहीं पे है, तो इनको मिला दिया तो मिल गया क्या अपने को मिल गया भैया क्या, बोलो जल्दी क्या मिल गया, तो सर अपने को मिल गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है कि यहाँ तक बात, ठीक है भाई। चलो अब इसको हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। तो देखिए भैया क्या हो रहा है अपने पास कहानी, अपने पास लाइट रे आई थी, आकर के इधर देखो टकरा कर ऐसे चली गई होगी, उस पॉइंट पे ये यहाँ पे रहा होगा, ठीक है भाई। तो ये वाला है अपना, ये वाला क्या है बच्चों, ये इंसिडेंट वाला है ना, ये जस्ट जिस पॉइंट पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है ये यहीं पे है, तो ये हो अपना इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये वाला क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट कितना एंगल बनाएगा, आई एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, आई एंगल बनाएगा, और रिफ्लेक्टेड वाला कितना बनाएगा, एंगल आर बनाएगा, ठीक है। चलो हमने मान लिया कि टाइम टी लगता है इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो स्पीड अगर v है तो इसको डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, bc डिस्टेंस हो जाएगा vt, सेम टू सेम डिस्टेंस ये वाला आर्क लिया था हमने, है ना, तो सेम टू सेम डिस्टेंस ए कितना होगा, वो भी vt हो गया। तो तुम देख सकते हो जो है ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू vt हो गया। आगे देखो, आगे जरा ध्यान से देखोगे भैया इस दोनों ट्राइंगल में कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बराबर हो ही गया, राइट, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो बेस है, ये बेस जो है बच्चों कॉमन है, ये बेस कॉमन हो गया, और उसके बाद ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो ही गया, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हो ही गया। तो भैया तुमको लगता नहीं है कि जो ट्राइंगल ये वाला है, ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो सारे के सारे एंगल भी बराबर होते हैं, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर यहाँ से प्रूव हो जाता है भाई साहब, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रूव कर सकते हो रिफ्लेक्शन का लॉ को। समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूव करेंगे। तो रिफ्रैक्शन को भी हम लोग फटाफट प्रूव करेंगे यार। देखो है ना, लाइट रे आई आकर के नॉर्मल यहाँ पे जिस पॉइंट पे खींचो वहाँ पे नॉर्मल खींच दिया तो इधर जाके डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होती है बच्चों, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो ये एंगल कितना बना रहा है, आर बना रहा है, और एंगल ये बना रहा है आई बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये कौन सा वेव फ्रंट हो गया बच्चों, ये इंसिडेंट वाला होगा, क्योंकि ये लाइट रे अभी तक यहीं पे है, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये है, ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये वाला लाइट रे यहाँ पहुंच चुकी होगी, तो ये वाला जो है बच्चों ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, राइट। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, टाइम जितना टाइम टी लगा होगा इसको यहाँ से पहुँचने में, उतना टाइम में ये यहाँ से यहाँ चला होगा। तो पहले मीडियम स्पीड है v1t, दूसरा मीडियम स्पीड है v2t। तो जरा देखो, जरा बताओ, ये है v1t, ये है v2t। तो हम लोग बात कर लेते हैं साइन आई की। साइन आई इक्वल टू क्या लिखोगे सर, v1t बाई में ये ac, v1t बाई में सी, साइन आर इज इक्वल टू साइन आर, आर आर यानी कि v2t अपन में ac, v2t अपन में ac, दोनों का रेशियो ले लिया। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2, यही तो n2 बाई n1 के बराबर होता है, जो कि कांस्टेंट है, और यही स्नेल का नियम है बच्चों, यही तो रिफ्लेक्शन का लॉ है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव कर दिया हाइगेंस के प्रिंसिपल से, इसलिए हाइगेंस का प्रिंसिपल क्या है, वैलिड है बच्चों, ठीक है। तो ये दो डेरिवेशन बहुत काम के थे, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, मतलब समझ लो बहुत जरूरी था। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों के, जब एक से ज़्यादा वेव जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, राइट। तो जुड़ जाने के बाद हो सकता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या फिर फ्रीक्वेंसी घट जाए, और मतलब उनकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाए या फिर एम्पलीट्यूड घट जाए। जैसे कि मान लो कि एक साउंड बॉक्स लगाया आपने, एक साउंड बॉक्स लगाया, आवाज़ कुछ आ रही है, दो साउंड बॉक्स लगा दिया, तो आपको पता है ना आवाज़ बढ़ करके आती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो सुपर पोजिशन होता है वेव्स का क्या होता है बच्चों, सुपर पोजिशन होता है। समझिए कि नहीं समझे, है ना। तो यार देखो, तो वही होता है कि जैसे मान लो कि अपने पास एक वेव है, दो वेव है, तो क्या करेंगे सुपर पोजिशन के लिए, क्या करोगे कि बहुत सारे जितने भी वेव्स हैं सबके डिस्प्लेसमेंट को आप जोड़ देना वेक्टर के साथ मतलब डायरेक्शन के साथ जोड़ना, ठीक है। तो वहां से आप सभी को समझ में आएगा किस तरीके से सुपरपोजिशन होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखो जरा अपने पास एक पहला वेव है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस केस, क्लास 11 में आपने सभी ने पढ़ रखा है वेव का इक्वेशन। और दूसरा वेव है बच्चों y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस केस प्लस 5। और इन दोनों वेव जो ये दोनों वेव जो है बच्चों आ रही हैं, और आने के बाद क्या होगी, इस पॉइंट पर जाकर मिलती है, सुपर इम्पोज हो जाएंगी, है ना, जुड़ जाएंगी एक दूसरे से। तो जुड़ जाने के बाद जो नया इक्वेशन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो दोनों को जोड़ देना आप लोग। तो जो y नेट होता है बच्चों, ये दोनों को जोड़ देंगे,
और जोड़ने के बाद इतना आता है, ये जोड़ने के बाद इतना आएगा फार्मूला। तो ये इस फार्मूले में जो y नेट इक्वल टू ए नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा है, यहाँ पे आपको ए नेट चाहिए और अल्फा चाहिए, क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स आपको पहले से पता रहेगा। तो ए नेट कहाँ से निकलेगा बच्चों, ए नेट इस फार्मूला से निकल जाएगा, और अल्फा के लिए ये फार्मूला होता है ही, आप सभी को पता है, ठीक है। और अगर a1 और a2 बराबर हो जाएगा बच्चों, तो ए नेट कितना हो जाएगा, 2a cos phi बाई 2 हो जाएगा, है ना। a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi, तो यहाँ से काम हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। इंटरफेरेंस मतलब क्या है बच्चों की, वही चीज़ है इंटरफेयर करना। जब दो वेव आकर के एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, मिलते हैं, तो होता है बच्चों इंटरफेरेंस की घटना होती है। तो दो टाइप के इंटरफेरेंस होता है। पहला होता है बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कि दो वेव मिल करके क्या हो रहा है बच्चों, आप एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे रहे हैं। क्या हो रहा है, जैसे कि ये है ना, ये पहला वेव हो गया और ये दूसरा वेव हो गया, ठीक है। आपको लगता नहीं कि इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो आपको लगता नहीं है कि फाइनल जो वेव मिलेगा ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा मिलेगा। क्या लगता है भाई, बड़ा बड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, सर मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्शन हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप सभी ने देखा कि जो ए नेट का फार्मूला था ये था। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब अपना एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस फाई क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। तो कॉस फाई कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि फाई इज इक्वल टू 2n पाई, फाई इज इक्वल टू बोलो भाई 2n पाई हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ए नेट हो जाएगा बच्चों a1 प्लस a2 बराबर। और अगर आपके पास फाई इज इक्वल टू 2n पाई आ गया, तो फेज डिफरेंस अगर इतना है, फेज डिफरेंस कितना है बच्चों 2n पाई का, तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, आप सभी को फार्मूला पता है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस अपना होगा 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स जो कि फेज डिफरेंस जो कि हमें चाहिए, 2 पाई से 2 पाई काट दो तो डेल्टा एक्स हो जाएगा बच्चों एल लैम्डा। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एल लैम्डा हो जाएगा। यानी कि टाइम तो नहीं है उतना समझाने का, लेकिन थोड़ा सा चलो समझा ही देते हैं तुमको हम लोग, ठीक है। तो देखो यार क्या है कि ये पहला वेव, ठीक है, ये है बच्चों अपने पास दूसरा वेव, राइट। तो देखो इनको मिला, इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस है नहीं है ना, दोनों एक साथ जीरो से शुरू हो रहे हैं, दोनों एक साथ जीरो से शुरू हो रहे हैं, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। अगर इनको मिलाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, सर इनको मिला देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा अपने पास बड़ा बड़ा वेव मिल जाएगा, राइट है, क्लियर है। चलिए अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से शुरू कर, ये शुरू यहाँ से हो रहा है और दूसरा वेव जो है बच्चों शुरू यहाँ से हो रहा है, राइट। तो इनको भी मिलाओगे, तो इनको अगर मिलाते हो तो भैया इंटरफेरेंस कहाँ से होगा, इंटरफेरेंस यहाँ से नहीं होगा, इंटरफेरेंस यहाँ शुरू होगा और यहाँ से फिर से जब शुरू होगा तो कैसा मिलेगा, फिर से वही चीज़ मिलना शुरू, मतलब शुरुआत इंटरफेरेंस जहाँ से शुरू होगा, इंटरफेरेंस यहाँ शुरू होगा, तो यहाँ से फिर से वो बढ़ के मिलेगा नहीं मिलेगा, सर बढ़ के मिल जाएगा अपना, राइट है। तो देखो इनमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, लैम्डा। तो अगर इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना है, क्या है, लैम्डा का डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि भैया ये जो है तो जीरो शुरू हुआ था, बट ये लैम्डा के बाद शुरू हो रहा था। सिमिलरली अगर ये 2 लैम्डा के बाद शुरू होता तो अभी अपने को बढ़कर मिलता, समझे नहीं समझे। यानी कि n लैम्डा का अगर आपके पास पार्ट डिफरेंस है भैया तो आपका काम हो जाएगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा, राइट है। चले तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर a1 a2 अगर बराबर है, a के बराबर है, तो वाई नेट जो निकलेगा बच्चों क्या हो जाएगा, 2a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि अपना बर्बाद हो जाए, कोई वेव बचे ही ना। जैसे ये देखो, ये अपने पास एक वेव हो गया, दूसरा वेव कुछ इस टाइप से है, तो भैया इनको अगर मिलाओगे तो ये ऊपर वाला +5 और नीचे वाला -5 खत्म हो जाएंगे, है ना। ऊपर वाला नीचे वाला माइनस और ऊपर वाला प्लस मिल के खत्म। तो सिंपल सा एक तो सीधा लाइन बन जाएगा, एक क्या मिल जाएगा बच्चों, एक तो सीधा सा लाइन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसा कब पॉसिबल है सर, ऐसा तब पॉसिबल है जब अपना एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो एम्पलीट्यूड कब जीरो होगा, एम्पलीट्यूड तब जीरो हो जाएगा जब सर a1 a2 बराबर हो, a1 a2 बराबर हो, और मतलब कुल मिला करके एम्पलीट्यूड को अपने को मिनिमम करना है। तो एम्पलीट्यूड कब मिनिमम होगा, जब ये सर cos फाई मिनिमम हो जाए। cos फाई का मिनिमम वैल्यू -1, तो cos फाई की -1 कब आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई में, ठीक है। तो ए नेट कितना होगा बच्चों, a1 a2 हो जाएगा, है ना। a1 a2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ये, तो a1 a2 हो जाएगा। और a1 a2 कब होगा, हमारा मतलब अगर a1 a2 बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ए नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से फेज डिफरेंस निकाल लो, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा तो पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस अपना कितना बच्चों, 2n प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ से निकल जाएगा कितना सर, पाई से पाई काट दो तो हो जाएगा सर 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जो कि आप सभी लोग देख भी सकते हैं। भाई साहब देखो जरा, तो यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये देखो कहाँ शुरू हो रहा है सर, ये जीरो शुरू हो रहा है, लेकिन ये कहाँ शुरू हो रहा है सर, ये देखो तुम्हारा
ये इसको अगर ऐसे देखो, ऐसे बनाओ तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा होगा, है ना। तो ये देखो पाई डिग्री पीछे है, पाई कितना बच्चों, ये पाई डिग्री पीछे चल रहा है, ये वाला वेव क्या है, पाई डिग्री पीछे चल रहा है। तो पाई डिग्री पीछे चल रहा है मतलब क्या है, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, पाई का है। अगर पाई का है 3 पाई 5 पाई 7 पाई का फेज डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। या फिर जब λ/2, जब अपने पास कितना फेज डिफरेंस कितना हो, λ/2 या फिर 3λ/2 या फिर 5λ/2 का फेज डिफरेंस हो, तो अपना क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, अपना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। जैसे कि समझ लो एग्जांपल, ऐसे भी अगर ये मान लो कि ऐसे चल रहा है और दूसरा वेव कहाँ शुरू हो रहा है भाई, दूसरा वेव देखो शुरू हो रहा है अपने पास यहाँ से, ऐसा शुरू हो रहा है। तो देखो यार क्या होगा कि ये देखो एक ये यहाँ से आता पूरा डिस्टेंस होता है लैम्डा, लेकिन आधा डिस्टेंस कितना हो गया, λ/2। तो ये कितना आगे है, ये λ/2 से पीछे है मान लो, तो λ/2 से पीछे है, तो तुमको लगता है नहीं कि ये दोनों मिलेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर ये दोनों मिलेंगे जीरो हो जाएगा, आगे सारे वेव जीरो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 3λ/2 होता तो क्या होता, 3λ/2 होता तो ये सर यहाँ शुरू होता, ये दोनों ये मिलकर क्या हो जाते सर, खत्म हो जाते। समझे कि नहीं समझे बात को, राइट। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस कितना होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है, और इस कंडीशन में आपको एक स्ट्रेट लाइन सीधे मिलता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। आगे चला जाए तो आगे देखो यार, तो हम लोग बात करते हैं दो और टॉपिक है अपने पास, कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स, ताकि हम लोग वाईडीएससी समझ सके, ठीक है। तो देखो यार क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, ऐसे सोर्स जो कि सेम वेवलेंथ के हो, सेम फ्रीक्वेंसी के हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, जिनमें फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। सेम वेवलेंथ होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेम मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री का ही हमेशा रहना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री का ही हमेशा रहना चाहिए, क्लियर है। और इनकोहेरेंट सोर्स में वेवलेंथ डिफरेंट होगा, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगा, फेज डिफरेंस बदलता रहता है, समझ गए, क्लियर है। तो हम लोग पूरा डिस्कशन में हम लोग केवल कोहेरेंट सोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग के पूरा क्या पढ़ना है बच्चों, हम लोग को पढ़ना है पूरा कोहेरेंट सोर्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो यार, अब इंटेंसिटी की अगर बात कर लिया जाए तो आप सभी को पता होगा, वेव वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो आई होता है, इंटेंसिटी होता है, क्या होता है बच्चों, आई इज इक्वल टू 2 पाई एफ स्क्वायर रो वी ए स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो अगर आप सभी को पता है कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अगर ये होता है, अभी हमने लिखा था फॉर्मूला ये, तो अगर आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा। तो जो आई नेट होगा वो क्या होगा, i1 + i2 + 2, a1 a2 है तो क्या हो जाएगा, √i1 i2 और cos फाई हो जाएगा, क्लियर है। अगर i1 = i2 रहे, i1 = i2 = i हो जाए, तो आई नेट हो जाएगा 2i1 + cos फाई। इसको फाइनल कर देंगे तो ये फार्मूला निकल कर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नेट = 4i cos स्क्वायर फाई बाई 2। जब दो वेव जिनके इंटेंसिटी बच्चों बराबर है, आई के बराबर है, तो नेट इंटेंसिटी का फार्मूला ये होता है, क्लियर है, चले, है ना। तो इसमें देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। आप सभी को बता रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब cos फाई की वैल्यू 1 होती है। तो इस cos फाई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी यहाँ पे, तो है ना, तो cos फाई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो इसमें cos फाई की वैल्यू जरा 1 रख दो, तो तुमको लगता नहीं कि आई मैक्स कितना हो जाएगा, √i1 + √i2 का होल स्क्वायर, है ना। तो √i1 + i2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर i1 i2 को बराबर कर दिया तो इंटेंसिटी कितनी होती है, 4 गुना, कितनी होती है इंटेंसिटी बच्चों, 4 गुना इंटेंसिटी होती है। पाथ डिफरेंस n लैम्डा का होता है, और फेज डिफरेंस बच्चों और इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरीके से होता है ना। तो ये देखो 2 लैम्डा है इसका, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस कितना है, इसको आने में 3 लैम्डा दूरी चलना पड़ा, इसको 2 लैम्डा दूरी चलना पड़ा। तो डिफरेंस देखा जाए तो कितना है, डिफरेंस है बच्चों लैम्डा का, यानी कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। चले हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब cos फाई की वैल्यू निगेटिव होती है, -1 होती है। तो cos फाई की वैल्यू अगर -1 रख दो तो क्या हो जाएगा, √i1 - √i2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और i1 i2 को अगर i रख दोगे तो नेट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जब पाथ डिफरेंस बच्चों λ/2 का ऑड मल्टीपल रहे, यानी कि λ/2 3λ/2 5λ/2 7λ/2 इस टाइप से होता है। और फेज डिफरेंस कितना होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई इस टाइप से होता है, तब होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो 7.25 है, ये इसको यहाँ से डिस्टेंस चलने में 7.25 डिस्टेंस लगता है, ये इसको 9.75 लैम्डा लगता है। तो इन दोनों को अगर घटा दिया जाए, इन दोनों को घटा दोगे तो देखो कितना आता है, घटा दोगे तो आता है बच्चों 2.5 लैम्डा। इन दोनों को घटा दिया तो आंसर आएगा 2.5 मतलब 5/2, कितना आ गया, 5/2। तो क्या ये ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है। तो कौन सा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, समझ गए, क्लियर है। चलो आगे चला जाए, हम लोग बात करते हैं, एक टॉपिक है बच्चों ब्लू शिफ्ट।
क्या होता है ब्लू शिफ्ट समझना ध्यान से। तो यार देखो, द स्पेक्ट्रल लाइन शिफ्ट टुवर्ड द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हेन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, दिस इज नोन एज द ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो होता क्या है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर, सोर्स मतलब लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर मतलब मैं, जब लाइट सोर्स और मैं एक दूसरे की ओर मोशन करते हैं, एक दूसरे की तरफ मोशन करते हैं, तो जो हमें जो लाइट दिखाई देता है, लाइट का जो कलर चेंज होता है बच्चों, वो ब्लू की ओर शिफ्ट हो जाता है, ब्लू की ओर शिफ्ट होता है ना। तो यानी कि जब हमारे तरफ सोर्स आता है, जब सोर्स बच्चों हमारे तरफ आता है, तो लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, वो स्पेक्ट्रम ब्लू कलर की ओर शिफ्ट होता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं ब्लू शिफ्ट, है ना। तो अगर किसी भी तारे का कलर धीरे धीरे पहले लाल था, लाल से ग्रीन हुआ, ग्रीन से फिर इधर ब्लू की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो जो तारा है पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है, राइट। और दूसरा होता है बच्चों रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट मतलब क्या होता है बच्चों कि जब सोर्स, है ना, जब सोर्स हमसे बहुत दूर जाता है, जब सोर्स हमसे दूर की ओर जाता है, तो जो स्पेक्ट्रम होता है बच्चों वो रेड की ओर शिफ्ट होता है। कैसा होता है? रेड की ओर शिफ्ट हो रहा है। यानी जब किसी तारे का कलर धीरे धीरे रेड की ओर चेंज होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो तारा जो है पृथ्वी से दूर जा रहा है। इसको घटना को बोला जाता है बच्चों रेड शिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए डॉपलर ने फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा एफ अपॉन में एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन में सी। वी रेडियल क्या है? रेडियल वेलोसिटी ऑफ द सोर्स रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये जो सोर्स है आगे की ओर जा रहा है कि पीछे की ओर आ रहा है, मतलब दूर जा रहा है कि नज़दीक जा रहा है, वो है। और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। डेल्टा लैम्डा मतलब आपको कितना वेवलेंथ में चेंज नजर आया या फिर कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज नजर आया। तो ये फार्मूला दिया था डॉपलर ने, याद रखना। डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन में सी। और ये फार्मूला तभी लगता है जब इसकी जो स्पीड है, सोर्स की जो स्पीड है लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है, सोर्स की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है, तब लगता है। ठीक है, अब आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर बात किया जाए बच्चों, तो देखो जरा क्या होता है कि अभी तक आप सभी ने देखा था कि जो लाइट होती है बच्चों रेक्टिलिनियर पाथ पे मोशन करती है ना। जैसा कि आप सभी लोग देखिए जरा कि अपने पास एक पर्दा है, इस पर्दे में हमने दो स्लिट बना दी। स्लिट से अगर लाइट को पास करा दिया तो आपको लगता होगा कि कुछ इस टाइप से बनना चाहिए था, राइट। कुछ इस टाइप से इमेज बनना चाहिए था, यही तो आप सभी को लगता है ना यार। भाई यहाँ पे एक स्लिट होल कर दिया, इस स्लिट से अगर लाइट पास करेंगे तो कुछ इस टाइप का इमेज बनना चाहिए था, राइट। लेकिन ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हुआ आखिर में कैसा हुआ? कुछ इस टाइप से कि अपने को एक नहीं बहुत सारे डार्क ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये घटना होती है बच्चों, एक्सप्लेन किया जाता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट से। और ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने? यंग्स ने इसको, इस एक्सपेरिमेंट को बोला था, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है बच्चों यंग का डबल स्लिट, दो स्लिटों वाला एक्सपेरिमेंट कहा जाता है ना। जिसको हम लोग समझते हैं बच्चों किसका प्रयोग करके? हाइगेंस का प्रिंसिपल यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट को का प्रयोग करके समझते हैं। क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट बेंड कैसे करती है, क्योंकि हर एक सोर्स जो है, मतलब हर एक जो वेव फ्रंट पे जो हर एक पॉइंट है वो एक नए सोर्स की तरह काम कर रहा है, यानी वहाँ से फिर से हर एक डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए वो क्या होता है बच्चों, लाइट बेंड करती है। क्लियर है? तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप दिखा है ना। तो फ्रिंज देखने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ध्यान समझिएगा। फ्रिंज कब दिखेगा आपको? तो फ्रिंज देखने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों कि पहली बात तो लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यानी एक ही कलर का होना चाहिए, यानी कि लैम्डा समान होना चाहिए। लाइट का एक ही लैम्डा का लाइट होना चाहिए, एक ही कलर का लाइट होना चाहिए, वेवलेंथ समान होनी चाहिए। S1 एंड S2 मस्ट बी कोहेरेंट, ये दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। अभी मैंने बताया था कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर, वेवलेंथ बराबर और फेज डिफरेंस बराबर कांस्टेंट रहना चाहिए। ये जो D है, स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए, ये पर्दे के बीच के डिस्टेंस से बहुत कम होना चाहिए। वो mm में होता है, ये मीटर में होता है। और विड्थ ऑफ द स्लिट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये जो विड्थ होनी चाहिए ये वेवलेंथ के लगभग इधर उधर ही होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। तब जाकर के आप देख सकते हो बच्चों क्या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो फ्रिंजेस है, तब जाकर आप देख सकते हैं। तो देखो यार, अपने पास आ रहा था दो लाइट सोर्स, है ना। स्लिट वन S2 S1 से जाकर टकराएगा, इनके बीच की डिस्टेंस D है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होंगे बच्चों, अब यहाँ से हर एक डायरेक्शन में फिर से क्या निकलेंगी? लाइट से निकलेंगी। हर एक डायरेक्शन में फिर से जाकर लाइट निकलेंगी, है ना। तो हर एक जो लाइट है बच्चों, यहाँ से एक लाइट निकली, यहाँ से एक लाइट निकलेंगी, और जाकर के क्या करेंगी, है ना, हर एक पॉइंट पे जाकर के क्या करेगा बच्चों? इंटरफेयर करेगा, है ना।
तो यहाँ पे जो नया जो पॉइंट है, जो नया पॉइंट मिल रहा है, ये नया पॉइंट अब तो एक तरीके से नया सोर्स की तरह काम करेगा और यहाँ से फिर से हर एक डायरेक्शन में लाइट निकलना शुरू होगी, हर एक डायरेक्शन में लाइट निकलना शुरू होगी। तो फिर ये और ये दोनों मिल करके एक यहाँ पे फ्रिंज बनाएंगी, है ना। फिर इसके बाद ये यहाँ पे फ्रिंज बनाएगा, फिर इसके साथ ये मिलकर यहाँ फ्रिंज बनाएगा। कुल मिला के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमें फ्रिंज देखने को मिलता है। तो अब समझ में आ गया ना कि क्यों फ्रिंज देखने को मिलती है, क्योंकि अब वो जो पॉइंट है यहाँ से एक ही रे नहीं आ रहा, यहाँ से एक रे नहीं आ रहा, अब यहाँ से मल्टीपल रेज फिर से निकलना शुरू हो जाएंगी, क्लियर है। चले, तो अभी इस कंडीशन में देखा जाए तो बच्चों S1 से लेकर C तक का दूरी और S2 से लेकर C तक का दूरी बच्चों बराबर है। S1 C और S2 C के बीच की दूरी बराबर है, यानी कि इन दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो है, पाथ डिफरेंस जीरो। डेल्टा एक्स अगर जीरो है ना, जो कि एन लेमडा, एन को अगर जीरो रख दो तो पार्ट डिफरेंस कितना जीरो, तब एन की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब क्या हो जाएगा अपना ये कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। कौन सा इंटरफेरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा यहाँ पे, यानी कि अपना यहाँ पे ब्राइटर फ्रिंज बनेगा भाई, क्या बनेगा, ब्राइटर फ्रिंज बनेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों इस पॉइंट की, अगर बात करते हैं इस पॉइंट पे, जैसे कि मान लो कि एक लाइट सोर्स यहाँ गई है ना और एक लाइट सोर्स यहाँ जाती है, तो देखो जरा, तो इनमें देखा जाए तो बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा चली है। डेल्टा एक्स जो कवर की गई डिस्टेंस है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो डार्क बनेगा कि ब्राइट बनेगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा कि जो डेल्टा एक्स है वो कंस्ट्रक्टिव वाला है कि डिस्ट्रक्टिव वाला है। तो ये जो डेल्टा एक्स है, अगर उसकी बात किया जाए बच्चों, तो ये देखो डी है, ये एंगल थीटा है, और ये डेल्टा एक्स है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलोगे, डेल्टा एक्स अपॉन में डी बोलोगे, क्या डेल्टा एक्स अपॉन में डी बोलेंगे। तो जो डेल्टा एक्स वो कितना हो गया बच्चों, डी साइन थीटा। जो पाथ डिफरेंस आ गया वो डी साइन थीटा के बराबर हो गया। अब पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा के बराबर हो गया, तो और एक चीज़ और ये जो थीटा है बहुत कम होता है, थीटा बहुत कम होता है, तो साइन थीटा को थीटा मान सकते हो और टेन थीटा के बराबर ही मान सकते हो। साइन थीटा को थीटा और इज इक्वल टू इसको हम लोग टेन थीटा मान सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि वाई अपॉन में कैपिटल डी। क्या हो गया, वाई अपॉन में कैपिटल डी, तो हो जाएगा वाई अपॉन में कैपिटल डी, और टेन थीटा की जगह क्या रखोगे तुम, डेल्टा एक्स अपॉन में डी। क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन में डी। तो यहाँ से तुमने डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या निकाल दिया, वाई डी अपॉन में डी। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस क्या निकल गया भैया, डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी अपॉन में डी निकल के आ गया। अब पाथ डिफरेंस भैया इतना आ गया, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, फेज डिफरेंस हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की जगह रख दो वाई डी अपॉन में डी, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वाई डी अपॉन में डी आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, डेल्टा एक्स निकाल लिया और फाई निकाल लिया। तो आप सभी को पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब डेल्टा एक्स और जो फाई है, जब डेल्टा एक्स एन लैम्डा हो, जब डेल्टा एक्स एन लैम्डा हो, है ना। तो जब डेल्टा एक्स एन लैम्डा हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अपना जो फाई होगा, बताओ जो ये जो हमने अभी निकाला, ये क्या निकाला हमने, ये डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी अपॉन में डी निकाला, राइट। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी अपॉन में डी निकाला, तो ये जो डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग वाई निकाल सकते हो, वाई कितना हो जाएगा बच्चों, एन डी लैम्डा अपॉन में डी, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों ब्राइटर फ्रिंज के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब कि ब्राइटर फ्रिंज बनेगा, राइट। तो ब्राइटर फ्रिंज के लिए दूरी कितनी होगी, एन डी लैम्डा अपॉन में डी। एन इज इक्वल टू 1 मतलब पहला ब्राइटर फ्रिंज, एन इज इक्वल टू 2 मतलब दूसरा ब्राइट फ्रिंज, एन इज इक्वल टू 3 मतलब तीसरा ब्राइट फ्रिंज, राइट। उसी प्रकार से, है ना, यहाँ पे देखो, तो ये पूरा राम कहानी लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है इस राम कहानी का। पहला वेव दूसरा वेव ये दोनों टकराव करा गई, तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n पाई, 50 बार बता चुका हूँ अभी तक। तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स भी हमने निकाल ही लिया एन लैम्डा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स एन लैम्डा हो गया। तो पहले वाले ब्राइटर फ्रिंज के लिए एन इज इक्वल टू क्या रखोगे, +-1, है ना। जितना अगर मान लो कि यहाँ पे ब्राइटर फ्रिंज बन रहा है तो नीचे भी ब्राइटर फ्रिंज बनेगा, है ना। दूसरा यहाँ बन रहा है तो दूसरा यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस चलता रहता है, क्लियर है। तो पहला ब्राइटर फ्रिंज के लिए एन इज इक्वल टू क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो ये रख दोगे, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जो तुमने निकाल रख दोगे, तो हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन में डी। वाई निकाला था ना भी, एन डी लैम्डा अपॉन में डी, एन इज इक्वल टू 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, डी लैम्डा अपॉन में डी हो जाएगा, क्लियर है। दूसरे के लिए 2 रख देना, तीसरे के लिए 3 रख देना, इस तरीके से हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। एनवा ब्राइट फ्रिंज के लिए अभी हमने जस्ट फार्मूला निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एन डी लैम्डा अपॉन में डी। क्या निकाल दिया बच्चों, एन डी लैम्डा अपॉन में डी निकाल दिया, क्लियर है। तो ये हो जाएगा ब्राइटर फ्रिंज का विड्थ। चले अब लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर बात कर लिया जाए, तो इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो जरा
पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए सर 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर, ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए सर। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, क्या करोगे तुमने अभी पाथ डिफरेंस निकाल दिया कितना सर, ये होना चाहिए 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, अभी हमने निकाला था ना किसके बराबर, देखो पाथ डिफरेंस कहाँ किसके बराबर, देखो वाई डी अपॉन में डी किसके बराबर है, वाई डी अपॉन में डी के बराबर रख दो, यहाँ पे वाई डी अपॉन में डी के बराबर रख दो, तो क्या हो जाएगा वाई डी अपॉन में डी के बराबर रख दो, ठीक है। तो यहाँ से तुम वाई निकाल दो, तो वाई इज इक्वल टू देखो आ गया, वाई इज इक्वल टू सॉल्व करो इसको, तो देखो आ जा रहा है इतना सर, आ जा रहा है, तो 2n माइनस 1 इंटू डी लैम्डा अपॉन में 2d। तो ये हो जाएगा बच्चों की जो डार्क फ्रिंज होगा वो डार्क फ्रिंज होगा कितनी दूरी पे बनेगा, पहला डार्क फ्रिंज तो n इज इक्वल टू 1 रखोगे, दूसरा डार्क फ्रिंज n इज इक्वल टू 2 रखोगे, तो मतलब कितनी दूरी पर, इस सेंटर से कितनी दूरी पर डार्क फ्रिंज बनेगा उसके लिए डिस्टेंस का फार्मूला ये हो जाएगा, और ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने फार्मूला बता ही दिया भाई, ठीक है। चले फ्रिंज विड्थ की बात कर लेते हैं। फ्रिंज विड्थ के लिए फार्मूला बिल्कुल सही बात है, क्या होता है समझ लो पहले, फ्रिंज विड्थ होता क्या है। तो फ्रिंज विड्थ देखो होता है बच्चों कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा या फिर डार्क फ्रिंज। कुल मिलाकर के ये समझ लो ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होती है क्या होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच की जो दूरी होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच की जो दूरी होती है, जैसे ये इन दोनों के बीच की दूरी ले लो, चाहे इन दोनों के बीच की दूरी ले लो, चाहे इन दोनों के बीच की दूरी ले लो, सबके बीच की दूरी जो है बच्चों वो क्या होती है बच्चों, फ्रिंज विड्थ के बराबर होती है। क्या होती है, फ्रिंज विड्थ के बराबर। अब ये दूरी कितनी होती है बच्चों, तो ये दूरी होती है, इसको हम लोग दिखाते हैं बच्चों बीटा से, ये होता है बच्चों डी लैम्डा अपॉन में डी। क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला निकल के आता है डी लैम्डा अपॉन में डी। घटा दो यार, n प्लस 1वां फ्रिंज, n प्लस 1वां उससे पहले वाला nवां, उन दोनों को घटा दोगे तो आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन में डी, ठीक है। चले बात करते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज की, है ना। तो थीटा की अगर बात कर लिया जाए तो थीटा का फार्मूला निकल के आता है कि n लैम्डा अपॉन में डी। इसका मतलब ये होता है कि इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ब्राइट या डार्क फ्रिंज एट द सेंटर। यहाँ पे जो भी ब्राइट या डार्क जो भी बन रहा है, इसने इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है, कितना एंगल बनाया है, वो थीटा जो होता है बच्चों ये फार्मूला निकल के आता है। एन अगर ब्राइट फ्रिंज के लिए फार्मूला निकाला जाए तो एन लैम्डा अपॉन में डी होता है। क्या होता है, एन लैम्डा अपॉन में डी होता है। और अगर डार्क के लिए देखा जाए तो 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन में 2d होता है। केवल मैं फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि फास्ट सुपर फास्ट रिवीजन करना है। कॉन्सेप्ट चलो ठीक है, समझ जाना कॉन्सेप्ट, लेकिन सुपर फास्ट रिवीजन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए भाई साहब, है ना। ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकते। चलिए आगे चला जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, अभी तो हमने फ्रिंज हमने एंगुलर पोजीशन की बात कर ली। अगर हम लोग एंगुलर विड्थ की बात करें, एंगुलर विड्थ की बात करें तो भैया एनवा और n माइनस 1वां के बीच का जो दूरी होगा वही तो होगा ना यार, एंगुलर विड्थ, राइट। तो एंगुलर विड्थ निकल के आता है बच्चों लैम्डा अपॉन में डी। एंगुलर विड्थ क्या होता है, लैम्डा अपॉन में डी, ठीक है। चलो तो लैम्डा अपॉन में डी याद रखना। बात करते हैं हम लोग इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी की अगर बात किया जाए तो तुम आप सभी को पता है कि जो इंटेंसिटी का फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है, 4i cos स्क्वायर 5/2। 4i cos स्क्वायर 5/2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यानी कि मैक्सिमा के लिए। याद रखना ब्राइट फ्रिंज को हम लोग मैक्सिमा से भी दिखाते हैं। ब्राइट फ्रिंज को क्या कहते हैं, मैक्सिमा कहते हैं। उसके लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, या फिर फाई की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई होती है। तो रख दोगे तो यहाँ से इंटेंसिटी जो आता है बच्चों, मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है 4i। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलो भाई आगे चलते हम लोग इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग ग्लास स्लैब इन YDSC। YDSC में जब हम लोग ग्लास स्लैब पुट कर देते हैं बच्चों तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो यार देखो अभी आप सभी को पता था कि अगर एक ग्लास स्लैब नहीं था तो इसके द्वारा यहाँ तक दूरी तय की गई और इसके द्वारा यहाँ तक जो दूरी तय की जाती है ये दूरी बराबर होती है, राइट। तो ये दूरी बराबर होती है तो पाथ क्या होता है बच्चों, मतलब पाथ डिफरेंस होता है 0। यहाँ पे बनता था ब्राइटर फ्रिंज, राइट। लेकिन अब इस ग्लास स्लैब की वजह से ये जो लाइट है, इस लाइट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है बच्चों की, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ना, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी होता है। क्या होता है बच्चों, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अरे भाई है ना, अगर ये नहीं होता, अगर मान लो ये स्लैब नहीं होता, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, टी। स्लैब की वजह से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, म्यू टी। तो एक्स्ट्रा कितना कवर किया, तो म्यू टी माइनस टी कर दोगे तो टी कॉमन ले लो तो म्यू माइनस 1, यानी कि इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये कवर किया है ना। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, है ना भाई, समझ गए। तो अब क्या करोगे, म्यू माइनस 1 इंटू टी कर दोगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है सर, यहाँ पे जो आपका y निकल के आया था, देखो जरा, है ना, जो आपका ये जो निकल के आया डेल्टा x1 इसके द्वारा, है ना,
जब ये ग्लास स्लैब आपने रास्ते में रखा था, इस जो ग्लास स्लैब आपने रखा था, सबसे पहले ये समझो कि जब ग्लास स्लैब आपने रास्ते में रख दिया था तो यहाँ पे जो ब्राइटर फ्रिंज बन रहा था, अब वो ब्राइटर फ्रिंज थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए था, बट पाथ डिफरेंस अभी जीरो नहीं है ब्राइटर फ्रिंज के लिए, क्योंकि पाथ डिफरेंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज will be shifted toward the side of slit having the slab. In this case, the central bright fringe gets shifted above the B. तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो ग्लास स्लैब रखने पे ये होता है। क्लियर है? चले, अगर ग्लास स्लैब तब रखा जाए जब ये हमने को यहाँ पे देखना हो, है ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमने ग्लास स्लैब रख दिया तो आप सभी को पता है कि पहले वाले रे के लिए डेल्टा x1 कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी, और दूसरे वाले रे के लिए कितना है बच्चों, डी साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा है कि नहीं है? क्लियर है? तो जो नेट पार्ट डिफरेंस देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे अपने को नेट पार्ट डिफरेंस अगर जीरो करना है, नेट पाथ डिफरेंस अगर जीरो करना है तो इसके द्वारा जो एक्स्ट्रा ट्रेवल की गई है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को बराबर हो जानी चाहिए। तो अगर ये दोनों डिस्टेंस को अगर हमने बराबर कर दिया तो यहाँ से जो y के वैल्यू निकल के आता है ये हो जाता है, राइट। तो कितना से शिफ्ट हुआ, कितना से ये ब्राइटर या जो सेंट्रल ब्राइट था कितना से शिफ्ट हुआ वो निकल के आ जाता है यहाँ से। तो y इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी डी अपॉन में डी। तो इतना से तुम्हारा जो सेंट्रल ब्राइट है बच्चों शिफ्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे चला जाए। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, है ना, कि इच ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज शिफ्टेड बाय कितना डिस्टेंस, तो अगर मान लो सेंटर वाला शिफ्ट हो गया इतना से, तो भाई बाकी जितने भी ऊपर वाले बन रहे थे वो भी शिफ्ट हो जाएंगे उतनी दूरी से। क्लियर है? तो सारे के सारे जो है बच्चों इतना दूरी से वो शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? तो जो नया पोजीशन बन रहेगा, तो पुराना जो पोजीशन था, पुराना पोजीशन ये था ना फॉर्मूला एन डी लैम्डा वन में डी, तो उसमें क्या करोगे, ये वाला डिस्टेंस को जोड़ दोगे, चाहे ब्राइटर हो चाहे डार्कर हो, दोनों में ये वाला डिस्टेंस जोड़ दोगे तो नया नया पोजीशन आता जाएगा। क्लियर है? चलिए, था ना भाई। और अगर तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कितना नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुए, कितना नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुए, तो देखो यार शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ कर दोगे, तो कितना शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हुआ, तो सर अभी हमने बताया इतना, और फ्रिंज विड्थ कितना होता है बच्चों, इतना होता है, डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाता है एन की वैल्यू, और दिस इज द वैल्यू कि मतलब कि कितना नंबर ऑफ फ्रिंजेस बच्चों शिफ्ट हुआ। ठीक है? क्लियर है क्या बात यहाँ तक? चले, इसी तरीके से अगर हमने आपके रास्ते में क्या कर दिया, आपने दो दो स्लैब रख दिया, T1 म्यू1 T2 म्यू2, तो भैया क्या करोगे, जो नया डेल्टा एक्स होगा वो म्यू1 माइनस म्यू2 टी हो जाएगा, म्यू1 माइनस म्यू2 टी हो जाएगा। तो जहाँ पे आप लोग रख रहे थे वो उसके जगह पे क्या रख दोगे, उसके जगह पे आप लोग जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे म्यू1 माइनस 1 इंटू टी रखते थे, यहाँ पे क्या रखोगे, म्यू1 माइनस म्यू2 इंटू टी रख दोगे। ठीक है? बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है? बाकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, लेकिन तो चिंता मत करना, लेकिन पूरा चीज़ बताऊंगा मैं। क्लियर है? तो फटाफट रिवीजन करना जरूरी है यार। चलो फटाफट आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं बच्चों डिफ्रैक्शन की। तो डिफ्रैक्शन देखो होता है क्या है, फटाक से इमेज में देख लो तो फटाक से क्लियर हो जाएगा कि एक जो छोटे से होल से जब लाइट बेंड होती है, एक छोटे से होल से जब लाइट बेंड हो जाती है ना, देखो भाई अपने को तो पता लगना चाहिए था कि लाइट केवल इधर ही जानी चाहिए थी, बट लाइट ये इधर कैसे आ गई यार, है ना, तो लाइट इधर भी चली गई। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है यार, तो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर सच दैट इट इल्यूमिनेट्स द एरियाज वेयर शैडोज इज एक्सपेक्टेड, है ना। तो आपको लग रहा था कि इधर तो शैडो होगा, इधर तो अंधेरा रहना चाहिए था, राइट, लेकिन इधर कैसे लाइट आ गया, तो ये होती है घटना ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में केवल एक ही स्लिट होता है, याद रखना। कितने स्लिट होते हैं बच्चों, एक ही स्लिट होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो अपने पास देखिए एक स्लिट है, यहाँ से लाइट आती है, तो अब इस स्लिट के बीच में जितने पॉइंट हो सारे पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं, और नए सोर्स की तरह काम करेगी तो यहाँ से फिर सारे डायरेक्शन में लाइट निकलना शुरू होती है, और इसीलिए उधर भी कट करके थोड़ी सी लाइट चली जाती है। इसीलिए अपने को जहाँ पे शैडो लगना चाहिए था वहाँ पे भी लाइट देखने को मिल जाता है भाई। क्लियर है क्या, समझ गए? चलो, है ना। चलिए, तो अपने पास डिफ्रैक्शन बच्चों दो टाइप का होता है, फ्रेनल डिफ्रैक्शन और दूसरा होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेनल डिफ्रैक्शन तब होता है बच्चों जब सोर्स और स्क्रीन बहुत नज़दीक होते हैं, जब सोर्स और स्क्रीन बहुत नज़दीक होते हैं, और जब वे बहुत दूर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, याद रखना नाम। ठीक है? चले सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में याद रखना बच्चों कि देखो यहाँ से अब बहुत सारे यहाँ से जो सोर्सेस है एक नए सोर्स की तरह काम करती है, तो यहाँ से बच्चों फिर से अलग अलग डायरेक्शन में लाइट निकलेंगी और हर एक पॉइंट पे अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, राइट। तो देखो सेंट्रल पे बनता है बच्चों सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद बनता है डार्क बनता है, उसके बाद ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट, फिर उसके बाद पहला डार्क, उसके बाद ब्राइट। उस तरीके से सिमिलरली नीचे भी होता है।
ठीक है। तो ईच पॉइंट ऑन द अनब्लॉक्ड पोर्शन जो भी है यहाँ पर, इस पे जो भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट क्या करते हैं बच्चों, एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करते हैं, वहाँ से नए नए फिर से वेव्स निकलते हैं। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लिट द अपर एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट। मतलब कि क्या कह रहा है ना, कि उस वेव फ्रंट के ऊपर और नीचे सेम नंबर ऑफ मतलब वो लाइंस रेज जाती हैं और जाकर क्या करती है बच्चों, इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से अपने को डार्क ब्राइट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यार देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से 3 लाइट सोर्स आती है, जहाँ से भी आए कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे एक जाके मिलती है, दूसरा यहाँ पे जाके मिलती है, इसी तरीके से बहुत हर जगह जाके मिलेगी, राइट। तो देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अगर देखा जाए, इसको बनाया जाए यहाँ पे, तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल डेल्टा एक्स है, जो कि पार्ट डिफरेंस है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, आप लोग को लग रहा होगा क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई ये जो ए होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। तो बी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और बी एन क्या है बच्चों, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ गया ए साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, ए साइन थीटा। ए क्या है बच्चों, उस ये जो स्लिट है इसका विड्थ है, ठीक है। चले, तो आप सभी को पता है कि ए साइन थीटा आ गया अपना पार्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बन रहा है बच्चों, फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। तो मिनिमा बनने के लिए पांच डिफरेंस होता है बच्चों, याद रखिएगा लैम्डा। पहले मिनिमा के लिए पांच डिफरेंस होता है लैम्डा। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया कितना, लैम्डा अपन में थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो पहले मिनिमा के लिए बच्चों थीटा कितना होता है, लैम्डा अपन में ए होता है। क्लियर है। चलिए, अब अगर आपसे पूछे कि कितना डिस्टेंस, ये वाई बताओ कितने डिस्टेंस में पहला मिनिमा बनेगा, तो आप ये tan थीटा को थीटा मान लो, है ना। तो ये tan थीटा इक्वल टू क्या बोलोगे, वाई अपॉन में डी, क्या बोलोगे, y1 अपॉन में डी, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों y1 डी अपॉन में डी। तो यहाँ से दोनों को बराबर कर देंगे, ये दोनों को बराबर कर दो, तो यहाँ से y1 डी निकल जाएगा डी लैम्डा अपॉन में। यानी कि पहला जो मिनिमा बनेगा वो कितना मिलेगा सर, डी लैम्डा अपॉन में ए पे बनेगा। क्लियर है। सेकेंड मिनिमा की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या रखोगे, ए साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा रखोगे, और यहाँ से फिर से साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपन में आ गया, यानी कि tan 2 थीटा डी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, दूसरा मिनिमा के लिए 2 लैम्डा अपन में आ गया। और tan थीटा के बराबर tan थीटा भी निकाल लो यहाँ से, तो tan थीटा इज इक्वल टू निकाल लो कि क्या, tan थीटा हो जाएगा सर y2d अपॉन में डी। तो इसको बराबर कर दो इसके, तो यहाँ से y2d निकल के आ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2d लैम्डा अपॉन में। तो ये हो जाएगा जो दूसरा जो डार्क बनेगा, दूसरा जो डार्क पॉइंट बनेगा वो कितने डिस्टेंस में बनेगा, तो सर वो बनेगा 2d लैम्डा अपॉन में ए पे बनेगा, 2d लैम्डा अपॉन में ए पे बनेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ तुम्हारा स्लिट है, इससे पहला वेव निकल रहा है, दूसरा वेव निकल रहा है, तीसरा वेव निकल रहा है, चौथा वेव निकलेगा, सारे के सारे वेव जाकर के अलग अलग पॉइंट पे इंटरफेयर करेंगी और जाकर के डार्क ब्राइट बनाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। इसी तरीके से एनवा मिनिमा की बात करें तो एनवा मिनिमा के लिए तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा क्या, वाई एन डी इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपन में। तो मिनिमा के लिए फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों एन डी लैम्डा अपन में, जो कि इंटरफेरेंस का बिल्कुल अपोजिट है ना। ये तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव ब्राइट के लिए था, लेकिन डिफ्रैक्शन में ये डार्क के लिए आ रहा है, ठीक है। चलो आगे चला जाए। अगर हम लोग बात करते हैं पहला सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर लिया जाए। पहला मैक्सिमा तो ब्राइट सेंट्रल में बन ही रहा था, लेकिन पहला सेकेंडरी मैक्सिमा की बात किया जाए तो उसके लिए अपना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए बच्चों 3 लैम्डा अपन में 2 का, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, राइट। तो इससे यहाँ कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे, साइन थीटा को थीटा मान लो, तो हो जाएगा 3 लैम्डा अपन में 2 आ गया, है ना। 1b मतलब पहला ब्राइट, और यहाँ से कर दो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोलोगे, पहला ब्राइट के लिए क्या करोगे सर, y पहला ब्राइट डिवाइड बाई डी। तो पहला ब्राइट के इक्वल टू क्या आ जाएगा 3d लैम्डा अपन में 2a। तो ये हो जाएगा पहला ब्राइट का डिस्टेंस, है ना, कि भाई ये जो पर्दा है, इस पर्दा के सेंटर से कितने दूरी पर पहला ब्राइट बनेगा, तो भैया इतने दूरी पर पहला ब्राइट बनेगा। इसी तरीके से एनवा के लिए बात कर लो, तो एनवा ब्राइट कहाँ बनेगा सर, तो एनवा ब्राइट बनेगा 2n + 1 इंटू डी लैम्डा अपन में 2a पे बनेगा। क्लियर है क्या सभी को बात यहाँ तक, ठीक है भाई। चलो, तो ये हो गया भाई अपने पास सेंटर पे क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है। उसके बाद देखो मिनिमा, फिर मैक्सिमा, इस तरीके से बनता रहता है, जिस ऊपर पैटर्न सेम पैटर्न नीचे की ओर बनता है। क्लियर है। चलो आगे चला जाए भाई। अगर हम लोग बात करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ की, अगर बात कर लिया जाए तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है यार, कि देखो एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब कि फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए बताओ तो थीटा बी, ब्राइटर फ्रिंज के लिए जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होता है लैम्डा अपन में, और चाहे डार्क फ्रिंज रहे उसके लिए भी कितना होता है लैम्डा अपन में। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब ये वाला डिस्टेंस, भैया एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब हो गया कि
ये वाला मतलब ये पूछ रहा तुमसे, ये पूरा लंबाई कितना है, ठीक है। तो ये पूरा लंबाई हो जाएगा बच्चों लैम्डा अपन में ऊपर, लैम्डा अपन में नीचे, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपन में, कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपन में। तो देखो विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की अगर विड्थ पूछ दे, इसकी विड्थ पूछ दे, है ना, तो कितना हो जाएगा सर, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 2 इंटू y1d, y1d क्या हो जाएगा, y1d बताओ सर, y1d हो जाएगा अपने पास d लैम्डा अपन में a, तो क्या हो जाएगा 2d लैम्डा अपन में, क्लियर है। तो ये जो विड्थ हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, और ये क्या है अपना, ये है अपना एंगुलर विड्थ, क्या है ये एंगुलर विड्थ 2 थीटा मतलब 2 इंटू लैम्डा अपन में, तो ये हो जाएगा एंगुलर विड्थ, और इसमें d से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रिंज का विड्थ, क्लियर है, समझ गए। चलो, तो ये है बच्चों इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में अंतर, इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो हम लोग बात करते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप मतलब ये होता है यार कि मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मिनिमम कितना डिस्टेंस पे रखें ताकि इनका इमेज मतलब ओवरलैप ना हो, अलग अलग दिखे, क्या हो अलग अलग दिखे। तो डी मिनिमम जो निकल के आता है वो होता है बच्चों कितना माइक्रोस्कोप के लिए 1.22 लैम्डा पर में 2 साइन बीटा होता है ना। और रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज द रेसिप्रोकल ऑफ डी मिनिमम, राइट। तो ये डी मिनिमम हो गया इतना, तो इसका रिजॉल्विंग पावर होता है बच्चों, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दोगे तो ये निकल जाएगा, क्लियर है। चल अगर हम लोग बात करते हैं कि इमर्जन ऑफ लेंस इन मीडियम, किसी मीडियम में इमर्ज कर दोगे तो उसके साथ उसके लिए क्या लगा दोगे, यहाँ पे म्यू लगा दोगे, क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा उसके साथ साथ म्यू आ जाएगा। उसी तरीके से टेलीस्कोप की बात कर लिया जाए कि भैया टेलीस्कोप की अगर बात कर लिया जाए तो टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर जो निकल के आता है वो क्या होता है सर, क्या होता है इसके लिए रेडियस ऑफ द सेंट्रल ब्राइट रीजन इज r इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा एफ अपॉन में b। ये जो सेंट्रल ब्राइट रीजन है उसके लिए रेडियस कितना है r है, तो r की वैल्यू इतनी आ गया। तो एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप के लिए एंगुलर विड्थ ये जो डेल्टा थीटा है कि भैया डेल्टा थीटा बताओ जिसके लिए कि ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंज है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो जाए, है ना, अलग अलग दिखे, तो उसके लिए कितना डेल्टा थीटा होना चाहिए, तो सर डेल्टा थीटा होना चाहिए 1.22 लैम्डा अपन में बी, और इसका उल्टा कर दोगे तो बी अपन में 1.22 लैम्डा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलो लास्ट टॉपिक अपना है बच्चों पोलराइजेशन, पढ़ लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो ये देखो मूवी का सीन कुछ दिख रहा है क्या, तो ये देखो हमारे पास जो है हमारे सिनेमा हॉल में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो कि एक अलग प्रकार का चश्मा पहने हुए हैं सभी लोग, और जिसकी वजह से इनको जो है चीज़ें बच्चों को ये देखो हवाई जहाज बाहर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये घटना होती है बच्चों पोलराइजेशन की। तो पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों, तो नॉर्मल कंडीशन आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट होती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, जिसमें कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है, राइट। तो लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी सोर्स से किसी पॉइंट सोर्स से लाइट निकलती है तो क्या एक ही डायरेक्शन में निकलती है, नहीं, सारे के सारे डायरेक्शन में निकलती है, इधर 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 इधर, है ना, सारे के सारे डायरेक्शन में लाइट निकलती है ना। तो सारे डायरेक्शन में क्या बनेगा, सारे के सारे डायरेक्शन में क्या बनेगा अपना, इस टाइप से बनेंगे कि नहीं बनेंगे, राइट। तो आपने क्या करना है, अभी जो वेव ये जो लाइट वेव निकल रही है, ये लाइट वेव क्या है बच्चों अनपोलराइज्ड है, क्योंकि सारे के सारे डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन अपने को चाहिए एक ही डायरेक्शन में, क्या चाहिए एक ही डायरेक्शन में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट की। तो द लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन इन ऑल द डायरेक्शन इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। मान लो लाइट ऐसे चल रही है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों ऐसे भी वाइब्रेट कर रही है, मतलब ऐसे भी वाइब्रेट कर रही होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, है ना। तो इसको हमने कंपोनेंट करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। सबका कंपोनेंट कर लो, एक्स में और वाई में कर लो, तो कुछ इस टाइप से दिख जाएगा, राइट है, कुछ इस टाइप से दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों की इस जो वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये जो है ये वाला प्लेन ऑफ पेपर में वाइब्रेशन कर रहा है, और ये वाला जो है बच्चों जो कि आप सभी को दिख नहीं रहा है वो क्या कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, क्लियर है। तो जनरली सोर्स ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट आर लैम्प, कैंडल, बल्ब एंड सन। तो लैम्प से, कैंडल से, सन से, बल्ब से जो भी लाइट निकलती है वो क्या होती है बच्चों अनपोलराइज्ड लाइट होती है। तो हमको उसको क्या करना है बच्चों पोलराइज्ड करना है। क्या करना है, पोलराइज करना है। तो पोलराइज कैसे किया जाएगा, तो पोलराइज मतलब होता है द लाइट हैविंग ऑसिलेशन ओनली इन वन प्लेन, है ना, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करे, समझे कि नहीं समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करे तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो देखो ये बल्ब है,
क्या है बच्चों, ये बल्ब है ना। तो ये बल्ब है जो बच्चों, तो देखो इस बल्ब को हमने क्या कर दिया, इस बल्ब से जो लाइट निकल रही होंगी, इस बल्ब से जो लाइट निकल रही होगी, इस बल्ब में देखा जाए तो भैया ये लाइट जो है बच्चों किधर कर रही है, ये हर डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, वाइब्रेट कर रही होगी। तो हमने लगा दिया कि रास्ते में पोलराइजर लगा दिया। अब ये पोलराइजर क्या कर देगा कि जो इसके पैरेलल होंगी उसको तो पास कर देगा, बाकी जो इसके अलग डायरेक्शन में होंगी उसको पास नहीं कर पाएगा। तो जो फाइनल लाइट मिलेगा वो सारे लाइट केवल इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए मिलेंगे। तो ये जो लाइट मिलेगा अपने को पोलराइज्ड लाइट होगा। क्या होगा बच्चों, पोलराइज्ड लाइट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। तो द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकर ओनली इन वन डायरेक्शन इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। तो ऐसा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है कि ऐसा लाइट जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे वेव इधर चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इस डायरेक्शन में केवल मोशन करे और कुछ नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन वाई एक्सिस और वेव किधर जा रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस में जा रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि द प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन विल बी एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन हो जाएगा बच्चों, इसका एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन कंटेनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और जिधर वेव चल रहा है, उस दोनों प्लेन को मिलाकर के उन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन कैसे किया जाता है, या तो पोलराइजेशन हम लोग करते हैं बच्चों यूजिंग अ पोलराइजर। किसका प्रयोग करके करते हैं बच्चों, पोलराइजर का प्रयोग करके करते हैं, है ना। तो क्या करता है, अनपोलराइज्ड लाइट के रास्ते में हम लोग रख देते हैं बच्चों पोलराइजर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी लाइट होती है जो कि इसके एक्सिस के पैरेलल होती है वो तो पास हो जाती है, लेकिन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जैसे ये ब्लू वाला, ये देखो ब्लू वाला एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये वाला पास नहीं हो पाएगा, राइट। तो देखो ये भी ब्लू वाला था तो ये ब्लू वाला इधर तुमको नहीं मिलेगा, तो ये जो लाइट मिला अपने को ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन पढ़ लेना, ये डेफिनेशन आप सभी के लिए काम का है। देखो क्या कह रहा है कि द फेनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू वन डायरेक्शन, है ना, इन प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, राइट। तो क्या है कि हमने क्या किया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन को केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जो कि क्या है वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं बच्चों पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा बच्चों, हमारे पास क्या है बच्चों, अपने पास एक लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। कितनी है इंटेंसिटी इसकी, आई नॉट है ना। मान लो कि 20 इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वाइब्रेट कर रहा है किधर, जिसमें से 10 वाइब्रेट कर रहा है बच्चों ऊपर और 10 वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो आप सभी को पता है अगर रास्ते में अगर हम लोग पोलराइजर लगा दिया तो जो परपेंडिकुलर वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और जो पैरेलल वाले थे वो पास हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी कितनी बचेगी, आधी हो जाएगी इंटेंसिटी, क्योंकि आधा तो गायब हो गया। तो कितना बच जाएगा बच्चों, आई नॉट बाई 2 बच जाएगा, राइट। तो हो जाएगा आई नॉट बाई 2। ठीक है भाई, क्लियर है क्या, समझ गए, समझ रहे हो बात को। तो याद रखना, हाँ, तो अब एक चीज़ और याद रखना कि अब तुम इस पोलराइजर को तुम चाहे किसी भी एंगल पर रखो, इस पोलराइजर को किसी भी एंगल पर रखो, जो तुमको इंटेंसिटी मिलेगा वो आई नॉट बाई 2 मिलेगा, बशर्ते कि तुमने जिस एंगल पर रखा है तुमको उसी वाला लाइट मिलेगा। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि जो लाइट है ना, वो लाइट देखो तुम्हारा हर डायरेक्शन में जा रहा है ना। ये लाइट तुम्हारा हर डायरेक्शन में जा रहा है। इसको तो हमने कंपोनेंट करके 2 पार्ट में तोड़ा है, एक ऊपर की ओर, मतलब एक इसको हमने कंपोनेंट कर दिया, इसको फाइनल इस तरीके से बना दिया हमने ऊपर की ओर, और कुछ इस टाइप के, जो इस टाइप के इसको हमने डॉट से दिखा दिया था, है ना। किसको हमने किससे दिखा दिया, डॉट से दिखा दिया था, है ना। तो अब हम लोग इसको कंपोनेंट कर देंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कर दो, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कर दो और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कर दो, राइट। तो ये वाला जो था वो सारे के सारे पास हो जाएंगे और बाकी ये वाले पास नहीं हो पाएंगे। तो फिर भी इंटेंसिटी कितना बचेगा, आई नॉट बाई 2 ही इंटेंसिटी बचेगा भाई साहब। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ रहे हो तो कि भैया पोलराइजर को किसी भी एंगल पर रखोगे तुमको इंटेंसिटी आधी ही मिलने वाली है। इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, आधी इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ मेलस की बात कर लिया जाए तो लॉ ऑफ मेलस क्या होता है इससे रिलेटेड। तो देखो भाई, तो लॉ ऑफ मेलस क्या कहता है कि व्हेन अ कंप्लीट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंक्लाइंड ऑन एन एनालाइजर, द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट वेरीज एट द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस एंड द एक्सिस दैट पासेस थ्रू द एनालाइजर। ठीक है, तो आप देखो, अब है ये अपने पास है एनालाइजर। क्या है बच्चों, एनालाइजर है, पोलराइजर नहीं एनालाइजर है। ठीक है,
जो कि वही चीज़ होता है, सेम टू सेम चीज़ होता है। तो अब अपने पास ये प्लेन पोलराइज लाइट है अपने पास। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट के रास्ते में फिर से आपने रख दिया एक एनालाइजर रख दिया और इनके बीच का एंगल रख दिया बच्चों थीटा। तो जो आपको लाइट फाइनल लाइट मिलेगा उसकी जो इंटेंसिटी होगी y इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगी, है ना। शुरुआत की इंटेंसिटी अगर मान लो आई नॉट थी तो बाद में जो इंटेंसिटी मिलेगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा रहेगी। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, लॉ ऑफ मेलस, ठीक है। चलो तो याद रखना। अब देखो ये आई नॉट था, अगर ये अनपोलराइज लाइट है तो भैया शुरुआत सबसे पहले क्या होगा, इसका आई नॉट बाई 2 होगा और इसके बाद आपने लगा दिया यहाँ पे एनालाइजर लगा दिया जो कि एंगल थीटा पे झुका हुआ है। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकल के आएगा, आई नॉट, वहाँ आई नॉट था लेकिन इसके लिए इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट बाई 2 होगी, तो आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। क्लियर है, चलो समझ गए। अब थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, थीटा अगर 90 डिग्री रहेगा तो कोई भी अपने को नहीं मिलेगा। क्लियर है, चलो भाई ठीक है। चलो तो यहाँ पे तुमने क्या समझ लिया कि अपने पास ये क्या है बच्चों, पोलराइज लाइट है, इंटेंसिटी इसकी आई नॉट है ना। तो अगर तुमने पोलराइजर लगा दिया बिल्कुल सीधा है तो कोई तुमको इंटेंसिटी पूरा का पूरा मिलेगा, पूरा का पूरा इंटेंसिटी मिलेगा क्योंकि ये लाइट ऑलरेडी पोलराइज था बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर तुमने इसको 90 डिग्री से झुका दिया तो 90 डिग्री से झुका दिया तो तुम्हारा ये थीटा कितना 90 डिग्री, तो अपने पास इंटेंसिटी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इंटेंसिटी कितना मिलेगा बच्चों, 0 इंटेंसिटी मिलेगा। क्लियर है। और लास्ट टॉपिक है आप सभी का बच्चों पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ब्रूस्टर लॉ, है ना। तो अब हम लोग पोलराइजेशन करने वाले हैं किसका प्रयोग करके, रिफ्लेक्शन का प्रयोग करके, है ना। तो देखो यार इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग देखो है अपने पास एक एयर है, एक मीडियम सो, है ना। तो ये दो मीडियम है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक लाइट रे को एक पर्टिकुलर एंगल आईपी पे डालते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल आईपी पे डालते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही इस एंगल पे जब इंसिडेंट होता है तो कुछ रे तो भैया रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो जो रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट वेव निकलती है भैया ना, तो वो होता है लाइट वेव प्लेन पोलराइज्ड। तो ऐसा पर्टिकुलर एंगल जिसपे कि आप लोग इस रे को इंसिडेंट करते हो तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो क्या होता है, प्लेन पोलराइज होता है। यहाँ पे आपको किसी भी पोलराइजर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको बोला था ब्रूस्टर ने, तो क्या बोला कि एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे द रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो एक ऐसा एंगल आईपी खोजो जिस एंगल पे ये रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे दोनों कितने हो जाए, 90 डिग्री पे हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, है ना। तो इस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि ये जो ए वाला रे है इस प्लेन पोलराइज, तो क्या होता है बच्चों, प्लेन पोलराइज होता है। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो तुमको डॉट से दिख रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए तुमको नहीं दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, लाइट को क्या कर सकते हो बच्चों, प्लेन पोलराइज कर सकते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशनशिप आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो स्नेल लॉ लगा लो, 1 इंटू साइन आई पी, भाई एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 1 इंटू साइन आई पी इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो 1 इंटू साइन आई पी इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर की जगह पे क्या लिख सकते हो, ये देखो एंगल आर है, ठीक है। तो आर की जगह पे क्या लिख सकते हो बच्चों, 90 माइनस आई पी लिख सकते हो क्या, आर की जगह पे 90 माइनस आई पी लिख सकते हो ना यार। अरे यार देखो ये हो गया आर, ये कितना है आई पी है, तो ये भी कितना होगा आई पी होगा ना, नहीं समझे, देखो ध्यान समझो, ये कितना आई पी है तो ये भी होगा आई पी। तो आई पी प्लस आर प्लस 90 डिग्री, आई पी प्लस आर प्लस इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आई पी प्लस आर प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस आई पी। तो 90 माइनस आई पी हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू आएगा साइन आई पी अपॉन में कॉस आई पी इज इक्वल टू टैन आई पी। तो म्यू आई पी इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों टैन इनवर्स म्यू। तो वो एंगल भी यहाँ से पता चल जाता है कि कितने एंगल पे डालना है। तो ये जो मीडियम है उसका म्यू जो भी तुमको दिया रहेगा तो उसका टैन इनवर्स लेकर के एंगल निकाल लेना आई पी। इस एंगल पे अगर आप लाइट को अगर इंसिडेंस कराते हो तो जो रिफ्लेक्टेड वेव रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, प्लेन पोलराइज मिल जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों ब्रूस्टर लॉ, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था बच्चों आज का कंप्लीट सेशन का डिस्कशन, बहुत सुपर फास्ट तरीके से हमने किया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। और इसके लिए हम लोग करने वाले जल्दी ही क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, ताकि ये टॉपिक जो है मस्त नाट से बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो जाए आप सभी के लिए। तो ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तो चलिए बच्चों
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।